पीओके के 9 आतंकी इलाकों पर यह एयर स्ट्राइक की। इसमें बहावलपुर इलाका भी शामिल रहा, जहां आतंकी मसूद अजहर के मदरसे पर भी मिसाइलें दागी गई, जिस वजह से पूरा मदरसा तबाह हो गया। IBC 24 ने वो तमाम जो ये देखिए तस्वीरें भी दिखाई आपको, और इसके साथ ही जिस वजह से ये मदरसा पूरा तबाह हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी अब इस अटैक की बहुत लंबे वक्त से वो पुष्टि करता आ रहा है, और वहां की पाकिस्तान की आवाम भी वीडियो बनाकर अपलोड कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया भी पुष्टि कर रही है, और इसके साथ ही मसूद के मदरसे पर 4 मिसाइलों को यहां पे दागा गया है। भारत ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात, जैसा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी हमें इस बात की जानकारी पूरे हिंदुस्तान के साथ साझा की गई थी। रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। सेना का यह ज्वाइंट ऑपरेशन, कई मिसाइलें पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी इलाकों पर दागी गई। भारतीय सेना ने बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में हमले किए। इनमें से सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में किया गया, और इस हमले में आतंकी मसूद अजहर का मदरसा पूरी तरह से तबाह। पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल की ओर से तो यह भी कहा गया है कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे में 4 मिसाइलें दागी गई हैं। देखिए, अब इस बात के जो शोले यहां से दागे गए थे, उसकी चिंगारी किस कदर अब पाकिस्तान में देखने को मिली कि आसमान पूरा लाल दिखाई दे रहा था। लोग वहां सदमे में थे, पूरा मदरसा तबाह हो चुका था। और इस मदरसे में आपको यह भी बता दें कि 14 लोग जो मसूद के रिश्तेदार बताए जाते हैं, उनकी भी मौत हुई है। इसके साथ ही जो रिपोर्ट्स मीडिया के हवाले से, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही है, वो यही है कि इसमें मसूद का पूरा परिवार नेस्तनाबूद हो गया। और मसूद तो यह भी कहते हुए सुनाई दिया कि इस हमले में मैं भी मारा जाता तो शायद बेहतर होता। बहावलपुर में मारे गए मसूद के करीबी, तो देखिए लोगों के रिएक्शंस, राजनेताओं के रिएक्शंस, इसके साथ ही देश के आवाम के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो देखिए ये नया भारत है, और किस तरह से 2 बड़े हेडक्वार्टर्स को यहां पे भारत ने एयर स्ट्राइक में ये खत्म किया है, ये सबके सामने है। तो देखिए हमारे साथ बेहद ही खास चर्चा में बेहद ही खास पैनल जुड़ा हुआ है। गौरीशंकर श्रीवास है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली हैं। लेफ्टिनेंट उमंग कोहली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। RP सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट कर्नल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कंधार का सबसे बड़ा बदला, खंडहर में यहां पे मसूद के और बाकी के 9 पिन पॉइंट टारगेट्स को खंडहर में तब्दील कर दिया। जी बिल्कुल। अभी जो ब्रीफिंग हुई थी एयरफोर्स और आर्मी के पर्सनल की, इंक्लूडिंग जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी की, उसके अंदर क्लियरली बताया गया कि किस तरह से वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म फॉर द लास्ट 30 साल से हम विक्टिम रहे हैं। आपको याद होगा जैश ए मोहम्मद का गठन ही हुआ था जब ये मसूद अजहर को छोड़ दिया गया था हाईजैकिंग के बाद। हमारा जो है एयरक्राफ्ट हाईजैक करके कंधार लेके गए। जब आपने खंडहर बोला तो मुझे कंधार की याद आई, और ये उसी दिन तय हो गया था जब वो कंधार में हमारा एयरप्लेन लेके चले गए थे कि वो एक दिन उनका कुनबा और उनके जितने भी मंसूबे हैं सारे खंडहर बन जाएंगे, और वही हुआ। हमारी जो है अभी ये स्ट्राइक 1 को जो है सिंदूर 1 कहा जा रहा है, और हमारी प्रिपरेशन जो है वो आगे के लिए भी अभी है। अगर जो है पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो इससे बड़ा स्ट्राइक जो है वो पॉसिबल है। there are secondary targets also। अगर पाकिस्तान जो है बैक डाउन नहीं करता और पाकिस्तान जो है वो डिनायल में ही रहेगा तब तो बहुत मुश्किल है। अभी भी पाकिस्तान की अगर आप हालत देखें तो वो डिनायल में ही घूमना है। उनका तो अभी भी ये कहना है कि जो है सिविलियंस जो है वो टारगेट किए गए हैं, टेररिस्ट जो है वो टारगेट नहीं किए गए हैं। वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में हमारे सिविलियंस को टारगेट किया। वो डिनायल में रहते हैं। वो हमेशा जो है, चाहे वो कारगिल हो उसमें अपने सोल्जर्स को उन्होंने डिनाई कर दिया, चाहे वो कताब हो उन्होंने उसको अपना नागरिक होने से जो है वो मना कर दिया।
अभी वो जो है पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है उसके अंदर मानने को तैयार नहीं थी कि वो टेररिस्ट वहां पे तो ट्रेनिंग कैंप के ऊपर बॉम्ब गिर दिए गए हैं। ट्रेनिंग कैंप में मसूद अजहर का कुनबा मारा गया है और जो है 80 to 90 टेररिस्ट जो है वो किल्ड हैं, 70 to 80 अदर जो है वो इंजर्ड हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और अभी भी डिनायल के अंदर घूम रहा है। अगर वो इसी तरह से डिनायल में थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग जी, कुल मिला के ये जो डोजियर खेलने वाला जो गेम था, भारत ने उस डोजियर खेलने वाले गेम को एकदम साइडलाइन करते हुए सीधे पिन पॉइंट अटैक किया है और बता दिया है, यानी कि पाकिस्तान के साथ चाइना को भी संदेश एकदम साफ, मैसेज क्लियर कट। एब्सोल्युटली, ये मैसेज है हमारी कैपेबिलिटी का, कि हमारी कैपेबिलिटी है कि हम जो है वो डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। मैसेज है हमारी कैपेबिलिटी का कि हम अगर चाहें तो जो है टेररिस्ट को उनके घर के अंदर ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना ये मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, ये इफेक्टिव लीडरशिप तो है ही, एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात के लिए आगाह भी करना चाहूंगा कि इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन या फिर जो है प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि पॉलिटिकली इसके अंदर जो है वो दो पार्ट में इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके अंदर हमारी क्यूमुलर डिवीजन होनी चाहिए। पाकिस्तान का अभी भी एफर्ट यही है कि हमारे को पॉलिटिकली और क्यूमुलरली रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाए। उन्होंने आज सुबह भी स्टेटमेंट यही दी है कि हमारे 7 मस्जिदों के ऊपर अटैक कर दिया गया है ताकि जिससे हमारी क्यूमुलर डिवाइड जो है वो बढ़े। वो चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल और क्यूमुलर डिवाइड जो है वो बढ़े। इसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ रहकर, एक साथ इकट्ठे भारत को जो है वो एकजुट होकर दुश्मन जो हमारे घर के अंदर आया था और हमारे जो है निहत्थे नागरिकों को मारा था उसको जवाब देने में हम सारे इकट्ठे रहें। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम स्ट्राइकिंग स्ट्राइक भी करेंगे। अगर जो है पाकिस्तान जो है अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया, डिनायल में ही रहा और जो है उसने एस्केलेट करने की कोशिश अगर की, अगर उसने दोबारा से कोई नापाक इरादा दिखाया या उसके प्लेन हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो वो सेकंड स्ट्राइक के लिए भी तैयार रहे। मतलब सेकंड स्ट्राइक के लिए यहाँ पे पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, यानी कि तैयारी का भी यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। गौरी शंकर जी, सेना और सरकार और सेना का जो मैसेज है एकदम क्लियर है, साफ है, छेड़ोगे तो बचोगे नहीं। विकसित होता राष्ट्र रंग लाती कुर्बानी है, गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। निश्चित तौर पर नया भारत है और नया भारत में डोजियर नहीं खेला जाएगा, ना आरोप प्रत्यारोप होगा, सीधा घर घुस के मारा जाएगा। और ये मैसेज जो है ये पाकिस्तान के साथ साथ घर में छिपे हुए उन गद्दारों को भी है जो कुछ दिन पहले राफेल में नींबू मिर्च लगाकर उड़ाकर मजाक उड़ा रहे थे। भारत देश में भी बहुत सारे गद्दारों की पहचान कम से कम इस घटना से हुई है। तो ये बड़ा संदेश है, पूरे विश्व को आज भारत देश ने संदेश दिया है कि युद्ध, भारत देश शस्त्र की भाषा भी जानता है और शास्त्र की भाषा भी जानता है। जो पाकिस्तान जिस भाषा में जवाब चाहता है भारत देश की सेना उसको देने में सक्षम है। देश की सेना के शौर्य को सैल्यूट है। बड़े फैसले किस प्रकार से लिए जाते हैं ये मोदी जी ने दिखाया एक बार फिर से। देश को इसी प्रकार की उम्मीद, इसी प्रकार की कार्रवाई जहां पर फैसले बहुत बड़े होते हैं गौरी शंकर जी, वहां पे मोदी जी खड़े होते हैं और उनके पीछे पीछे पूरा देश खड़ा होता है। आरपी सिंह जी, अब तो सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ क्लियर कट है। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना और सैनिकों को सैल्यूट करता हूं क्योंकि मैं भी एक डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूं और मेरे पिता जो थे एक सीनियर पैरामिलिट्री ऑफिसर थे। और सबसे पहले और अहम और ज़रूरी बात यह है कि जैसा कि हमारी पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, फ्रॉम लॉन्चिंग अ स्मॉल रॉकेट in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity.
India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that many of our missions are being led by women scientists. Friends, India's space vision is grounded in the ancient wisdom of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenges, and inspire future generations. India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. Let us
together write a new chapter in space exploration, guided by science and shared dreams for a better tomorrow. I wish you all a very pleasant and productive stay in India. Thank you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने 3 देशों का दौरा अपना रद्द किया है। पीएम ने 3 देशों का दौरा रद्द किया क्योंकि आज का दिन हिस्टोरिकल डे है। आज का दिन वाकई में बहुत बड़ा है और जिस तरह से आपने उनको सुना कि वो यहां पे बता रहे थे तो देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और आज के हिस्टोरिक दिन पर जो देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे न केवल संबोधित किया बल्कि उनको भरोसा भी दिलाया, क्योंकि आज पीएम मोदी उन्होंने अपने 3 देशों के दौरे को रद्द किया है और पीएम का क्रोएशिया, नीदरलैंड का दौरा था और इन तीनों ही देशों के दौरे को उन्होंने रद्द कर दिया है। नॉर्वे के भी दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्योंकि यहां पे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद लंबे वक्त से ये इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम चर्चा का दौर लगातार शुरू करेंगे। लेकिन हम आपको एक बार ये सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बहावलपुर में जैश मुख्यालय को किस तरह से पिन पॉइंट अटैक करके उसको ध्वस्त किया गया है। हफीज जो मसूद है और उसके जो तमाम लोग हैं, उसके किस तरह से उस मरकज जिसका नाम सुभान अल्लाह बहावलपुर में जो स्थित था, इसको किस तरह से नेस्तनाबूद किया है, वो तमाम चीजें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। रुद्र अवस्थी जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। सिंदूर का बदला इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से लिया जाएगा, पाकिस्तान की नस्लें इस ऑपरेशन को न जाने कब तक याद रखेंगी। देखिए, मेरी समझ में आज का दिन निश्चित रूप से आपने जैसा कहा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। जो आतंकी घटना हुई थी हमारे देश में जिसने बेकसूर लोगों की, मासूम लोगों की जान ली, उसका बदला लेते हुए भारत की सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपने जैसा बताया कि इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, तो ये तो स्पष्ट है और ये मैं अभी इस पैनल में बहुत सारी तकनीकी जानकारी और कद्दल साहब भी दे रहे थे और बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। मैं विशेष रूप से अगर फोकस करना चाहूँगा कि जो आम लोग इस जो कार्रवाई के बाद आखिर क्या सोच रहे हैं, तो आम लोगों के बीच इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की अपेक्षा लोग कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि अभी तत्काल जाके सरकार हमला करे। सरकार सारे पक्षों को देख रही थी, उनकी जो तैयारियां होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, उसके बाद उन्होंने जो ये कार्रवाई की है ये बहुत ही संतुलित भी है और आक्रामक भी है। इस रूप में है कि हमारे यहाँ जो भी अगर बेकसूर लोगों की जान लेने के लिए जो आतंकी घटना हुई थी, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हम उसका बदला ले रहे हैं। आम लोग इसको भारत माता की जय के नारे के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं और एक लोगों का जो इसके साथ भी जन भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। लोग इस तरह की सैनिक कार्रवाई की जो अपेक्षा कर रहे थे, उसमें अभी जो आम लोगों से जो बात हो रही है उनके बीच इस बात को लेकर काफी उत्साह है कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है इससे पाकिस्तान को सबक मिलेगा और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब इसके आगे और इस तरह की कोई कार्रवाई न करे पाकिस्तान, जिससे आने वाले समय में ये जो उसको और भी इस तरह के जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि 26/11 के बाद ये पहला ऐसा आतंकी अटैक था जिसमें हमने देखा है कि हमारे एक बार फिर से हमारे देश के आम नागरिकों को निशाना बनाया। इस सवाल का जवाब लूंगी। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता देती हूँ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पीएम आवास में बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो
तो आप अपने टीवी सेट पर देख सकते हैं पीएम मोदी की अमित शाह के साथ बैठक जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं और वाकई में ये बहुत हाई लेवल मीटिंग है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहुत बड़ी बैठक इस वक्त लगातार जारी है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी और पीएम आवास में ये बैठक हो रही है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर न केवल खत्म हुआ बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही हमने देखा है कि लगातार ताबड़तोड़ हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम आवास में बैठकों का दौर जारी है। और रुद्र जी, लगातार बड़ी बैठकों का दौर जारी है, मतलब जो हमने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसके पहले भी हमने बहुत तैयारी की और अभी भी हमारी तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब ये आतंकी घटना सामने आई थी उसके बाद से सरकार ने बहुत संयम के साथ और सारे मुद्दों को विचार करते हुए और लगातार बैठकें की और उसमें जो भी परिस्थितियां हो सकती हैं सामरिक स्तर पर, देश के अपने आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर, लोगों की भावनाओं के स्तर पर जो भी बातें हैं और इसके साथ ही सेना के अधिकारियों के साथ और अपने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके साथ उन्होंने बैठक करके लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी इस स्ट्राइक को लेके एक रिएक्शन से निकल के सामने आया, वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। उसके बाद हम चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे क्योंकि इसके बाद से ही लगातार लोगों के रिएक्शंस यहाँ पे आने शुरू हो गए। आइए सुन लेते हैं। क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। हम लगातार बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सिर्फ IBC 24 पर। देश जो चाहता था सेना ने वो आखिरकार करके दिखा दिया है और 25 मिनट में कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। दिसंबर 2023 मई 2024 में TRF के सबूत UN को दिए गए। विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बातें भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए साइड बाय साइड बताते जा रहे हैं। आतंक पर चोट, आतंकी मसूद अजहर का परिवार पूरी तरह से यहां पे खत्म कर दिया गया। भारत के पास पहलगाम हमले के गुनाहगारों के पुख्ता सबूत थे और उसके बाद 15 दिन का जो समय लिया गया है और उस 15 दिन में क्या कुछ यहाँ पे सेना की सरकार की तैयारी रही है। जैश का मुख्यालय, उसको पिन पॉइंट टारगेट किया गया है। बहावलपुर जैश मुख्यालय को किस तरह से ध्वस्त किया गया है, तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार इस बात की जानकारी लगातार देते आ रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है ये मोदी सरकार, क्योंकि ये आज नए भारत की सरकार है और घर में घुस के और बता के मारती है। गौरी शंकर जी, मतलब ये नहीं कि कोई पिछले दरवाजे से आएगा, अटैक करेगा, धर्म पूछेगा, मारेगा, चला जाएगा। नहीं, हम पिन पॉइंट टारगेट करेंगे और बताएंगे कि हम कब, कहां, कैसे सही समय पे वार कर रहे हैं। गौरी शंकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास में। ये सिंदूर ऑपरेशन उन महिलाओं को, उन माताओं को समर्पित है जिन्होंने अपना बेटा खोया है, अपना पति खोया है, जिनकी मां से सिंदूर उजाड़ा गया और धर्म पूछकर जिनकी हत्या की गई है। यह ऑपरेशन उनको समर्पित है। नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण इस ऑपरेशन में आप देखेंगे कि विदेश मंत्रालय में जब इसकी प्रेस वार्ता होती है तो 2 महिला सैन्य अधिकारी इसको ब्रीफ करती है। ये जीता जागता मिसाल है कि भारत देश में नारी सशक्तिकरण के साथ में सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर लगातार जिस प्रकार से हमला वहां पर कल रात में किया गया है, अद्भुत है। और भारत देश की जनता को मोदी जी से ये अपेक्षा थी, आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई क्रिया होती है तो इससे भी भयानक प्रतिक्रिया देने के लिए सेना सक्षम है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि नया भारत है,
यहाँ पर सिर्फ डोजियर वाली लेन देन की बात नहीं होगी, सिर्फ मुजबानी चीजें नहीं होगी, जमा खर्ची नहीं होगी। यहाँ पर घर घुस के मारा जाएगा, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले उरी में और जिस प्रकार से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया गया था, जिसके सबूत कुछ लोग मांगते थे, अब सबूत भी दिया गया है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान में हालात है वो अपने आप में भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। भारत देश की सेना ने दिखा दिया कि किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल गौरी शंकर जी, भारत की हमारे जवानों ने बता दिया। फिर चाहे हम आंतरिक मामलों की बात करें तो हमने बीजापुर में भी बता दिया है, 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके साथ ही हमने इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया है कि ये भारत आज का भारत है और वैश्विक पटल पे जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है वो अद्भुत है, अतुल्य है। निश्चित तौर पे कल यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों ने लगभग 20 से 25 नक्सलियों को भी सुपुर्दे खाक किया। तो देखिए, आंतरिक सुरक्षा की बात हो चाहे बाह्य सुरक्षा की बात, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश को सुरक्षित रखना। देश सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है। ये चीजें हमको पिछले 11 साल से देखने मिली है। नक्सलियों का समाप्ति जल्द होने वाला है। और जिस प्रकार से जो पहलगाम की घटना घटी है, उसके बाद से जनता लगातार अपेक्षा कर रही थी कि भारत देश सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देगा। वो चीजें आ चुकी है, घड़ी आ चुकी है। कल आज मैं भोपाल में बैठा हूँ, भोपाल में कल रात को 2 बजे से आतिशबाजी मुझे देखने मिले। लगातार लोग यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे थे, लोग सड़कों में उतर आए थे, भारत माँ की जय बोल रहे थे। मतलब आप देखेंगे पूरे देश में जो वातावरण निर्मित हुआ है, ये सेना के शौर्य पराक्रम को बिल्कुल अविस्मरणीय पल रहा है ये पूरे देश के लिए। और इसके साथ ही क्योंकि जो लोग सबूत भी मांगते थे, अब उनको सबूत मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी। और आरपी सिंह जी, आतंक को रोकने के लिए भारत ने सिर्फ अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, मतलब पिन पॉइंट टारगेट करते हुए उन जगहों पर टारगेट किया जहां पे सिर्फ आतंकियों को ही निस्तनाबूद करेंगे और हम आम जनता को, पाकिस्तान की उस बेगुनाह आवाम को हम टच भी नहीं करेंगे, जैसा पाकिस्तान हमेशा करता आया, हमारे आम नागरिकों को वो निशाना बनाता आया है। और कहा था, पहलगाम हमले के दौरान भी कहा था कि मोदी को बता देना। तो आज इस सिंदूर ऑपरेशन ने बता दिया और फिर मोदी ने भी बता दिया कि आपने जो कहा था उसका जवाब हमने किस तरह से दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले कहा, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं भारत की सेना और सैनिकों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी इसी बैकग्राउंड से आता हूं। और लेकिन मैं गौरी शंकर जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले वो स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से आज भारत सरकार के साथ खड़ी है। पूरी एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी जो है वो बिल्कुल पुख्ता है। कोई किसी प्रकार की बात, जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने कहा, वो बेहतर समझते हैं अभी समय के नजाकत को। अभी कोई भी पॉलिटिकल डिवाइड या कम्युनल डिवाइड की बात किसी बुद्धिजीवी को नहीं करना चाहिए, उनसे भी अपेक्षा नहीं है। आज सारा राष्ट्र जो है वो बिल्कुल निश्चित रूप से आतंकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा। जिस प्रकार की जनभावना है, सभी ने कहा, जो जनभावना है वो बिल्कुल इस पक्ष में है कि जिस प्रकार से नरसंहार हुआ और आतंकिस्तान या जो आतंकी हैं, जो मानवता के शत्रु हैं, उनको घर में घुस के जिस प्रकार का जवाब देना चाहिए, निश्चित रूप से वो जवाब दिया। लेकिन ये अभी भी पनिशमेंट लगता अधूरा है, क्योंकि जिस प्रकार की इनकी मानसिकता है पाकिस्तानियों की, आतंकिस्तान वालों की, वो मानवता के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। वो ह्यूमन राइट्स की क्या बात करेंगे जो पूरे विश्व भर में। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान क्या ही बात कर पाएगा आरपी सिंह जी, क्योंकि भारत ने जो नपी तुली कार्रवाई की है उसका जवाब तो पाकिस्तान के पास नहीं है। आऊंगे आपके पास, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के विजय अरुण साहब क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने इस पूरी स्ट्राइक के बाद क्या कुछ कहा है, पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते, फिर उसके बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत। निर्दोष निहत्थे पर्यटकों के खिलाफ जो बर्बरता हुई, जाति धर्म पूछकर जो बर्बरता हुई, इसको लेकर सारा देश गुस्से में था। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान को इसके लिए कड़ी सबक सिखाएंगे, ऐसी सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने न की होगी। आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई भारत निश्चित रूप से करेगा।
तो देखिए किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन के बाद अब लोगों के रिएक्शंस, और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। देखिए यहाँ पे हमारे सेना ने, हमारी सरकार ने एक साथ सभी ऑपरेशंस, जब जितने भी अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं उन सभी अटैक्स का एक बार में ही यहाँ पे बदला लिया है। और छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आखिर इस पूरे ऑपरेशन के बाद क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लेते हैं। आतंकी, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, और हम लोग इस कार्रवाई में पूरी तरह से सेना के साथ हैं। सेना की शौर्यता को हम सलाम करते हैं। तो देखिए हर कोई सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है और देश एक साथ खड़ा है, पक्ष विपक्ष हर कोई यहां पे सरकार के साथ है। रुद्र जी, 3 दशक से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की कोशिश पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से की गई। अगर हम आईएमएफ से फंड लेने की बात करें, अगर हम विश्व बैंक से फंड लेने की बात करें, तो जो फंडिंग की जाती थी इन तमाम बैंकों से, आईएमएफ से, विश्व बैंक से, वो उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी आवाम, अपने जो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए नहीं किया तो सिर्फ आतंकवाद के लिए क्या। मतलब 3 दशक की वो जो जिस फैक्ट्री को वो यहाँ पे बिल्ड कर रहे थे उसको ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक ही बार में पिन पॉइंट टारगेट करते हुए ध्वस्त कर दिया। जी निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से उन्हें मदद मिलती रही है, उसका उपयोग पाकिस्तान किन चीजों के लिए करता है ये वहां से आने वाली खबरों से ही स्पष्ट है। वहां देश की हालत, माली हालत किस तरह है, आज आटा किस दाम पर मिल रहा है, वहां आम लोगों की जो हालत है वो भी लोगों से छिपी नहीं है। और दूसरी तरफ आज जिस तरह से जो स्ट्राइक जो किया गया उसमें वहां आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, वहां किस तरह से वहां उनको संरक्षण मिलता था, वहां उनकी छिपने की जगह थी, उनके ट्रेनिंग मिलती थी, उनको सुविधा मिलती थी। वो अगर उन चीजों को टारगेट करके सरकार, भारत सरकार ने अगर उन्हें नेस्तनाबूद किया है तो ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है और पूरी दुनिया के लिए भी मैसेज है कि भारत सरकार का लक्ष्य क्या है। भारत सरकार किसी भी तरह से केवल जो है वो जो सीमा पार से आतंकी गतिविधियां होती हैं, जो आतंकी ऐसी गतिविधियां होती जिसमें भारत में मासूम लोग मारे जाते हैं, हम उस मामले में हम किसी को भी, ऐसे किसी भी तत्व को नहीं बख्शेंगे, ऐसी किसी ताकत को भी हम नहीं छोड़ेंगे जो इस तरह की गतिविधि करते हैं। इसलिए हमने उन्हें निशाना बनाकर उनकी पहचान करके कि वो किस जगह है और वहां पर ये कार्रवाई की गई है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और ये अब तक जो आपने जैसा कहा कि पिछले 3 दशक से जो पाकिस्तान करता रहा है वो उसको उजागर करने के लिए ये कार्रवाई अपने आप में पर्याप्त है। इसके बाद उससे भी समझना चाहिए और इसका जो व्यापक रूप से जो समझ में आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रतिक्रिया आ रही है, स्थानीय स्तर पर तो हम सब, ये खास बात है भारत में कि सारा पक्ष विपक्ष और सब समाज इस मामले में साथ है कि सरकार की ओर से जो भी किया जा रहा है, जो भी किया जाएगा आगे आने वाले समय में, वो ये बात कुछ लोगों ने पहले से भी कह दी। तो मतलब कुल मिला के रुद्र जी, मुनीर को 16 और आज सरकार ने, रुद्र जी, मुनीर को 16 अप्रैल तो बार बार याद आएगा जब उसने विभाजन वाली बात का जिक्र किया था, हिंदू मुसलमान के बीच में किस तरह से उसने कहा था कि भाई जो हमारे देश की क्रोनोलॉजी है, हमारे देश के लोगों को बताना होगा कि हमारा देश आखिर क्यों धार्मिक और कट्टरवाद पे बना हुआ है और भारत हमसे क्यों इतना अलहदा है। वो 16 अप्रैल को कभी मरते दम तक यहाँ पे भूलेगा नहीं, क्योंकि मुनीर जो जगलर वाली बातें करता था अब उसको पूरा जगलर यहाँ पे समझ में आ गया होगा आज के इस ऑपरेशन के बाद।
निश्चित रूप से ये तो समझने वाली बात है कि जो देश में भारत में आतंकी घटना हुई उसके कुछ दिन पहले ही उनका जो बयान आया था, उनका जो भाषण वायरल हुआ था, उसमें वो जो ये बात कह रहे थे, जिस तरह की जो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि मुस्लिम और हिंदू किस तरह से अलग अलग हैं, इसके पीछे वो तो अपने देश में जो भावना भड़काना चाहते थे तो था ही, वो भारत में भी इस चीज को बताना चाहते थे कि किस तरह से हम यहाँ पर लोगों के बीच आपस में बंटवारा करें, खाई पैदा करें। आज उनको जो जवाब मिला है तो ये चीज समझ में आ ही गई होगी और आने वाले समय तक याद रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है उसके बाद वहां के जो सेना अधिकारी हैं उनको ये समझने के लिए पर्याप्त है कि भारत जो है, अगर आप उसको किसी तरह से, एक तो भारत की तरफ से कभी न कोई ऐसी गतिविधि होती है, न देश के दूसरे हिस्से को किसी तरह से प्रभावित करने के लिए उनको छेड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत को अगर कोई इस तरह से छेड़ेगा तो हम उसके खिलाफ छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। ये भारत ने आरपी सिंह जी, प्रिसीजन के साथ अटैक और रॉ की जानकारी एकदम सटीक, जो 15 दिन का वक्त, मतलब कई लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल भी किया कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन आज जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, सबके मुंह बंद, ना केवल देश में ट्रोलर्स के बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पर भी। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सेना को सलाम करना होगा, और जिस प्रिसाइशन से और जैसा आपने कहा कि जितनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की गई, क्योंकि डिफेंस का बाकायदा एक एसओपी होता है, मैं चूंकि परोक्ष रूप से इससे जुड़ा हुआ हूं आज भी, इसलिए मैंने आपसे तो ये सवाल पता किया है कि उनका मैकेनिज्म और वर्किंग इसलिए क्या है। मैंने सबसे बड़ी बात आरपी सिंह जी ये सवाल किया कि प्रिसीजन के साथ ये जो अटैक किया है, रॉ की जानकारी एकदम सटीक रही है, इसलिए मैंने, क्योंकि आप सेना के बैकग्राउंड से हैं तो इसलिए ही मैंने आपसे ये सवाल किया। बल्कि एक अद्वितीय भारतीय सेना ने, निश्चित रूप से भारतीय सेना ने एक अद्वितीय उदाहरण दोबारा से स्थापित किया, इसमें कोई शक नहीं है, और पूरे विश्व भर को दिखा दिया कि भारत की जो सेना है वो 4 नंबर पर रेटिंग जरूर है, लेकिन आज की तारीख में वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है और मनोबल उनका बहुत ऊंचा है। और मैं सिर्फ एक ही दरख्वास्त आपके माध्यम से सबसे करना चाहता हूं, मेरे जितने साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, विद्वान पत्रकार भी बैठे हैं, कोई भी ऐसी बात ना करें आप जिससे हमारे सैनिक का वहां पर जो खड़ा उसका मनोबल गिरे, क्योंकि आपको उनकी मनोस्थिति नहीं पता। मेरे पिता पोस्टेड रहते थे, हमारे घर में जब ऐसी हालात होते थे तब रामायण पढ़ी जाती थी, सुंदरकांड पढ़ा जाता था, माला फेरी जाती थी दादा दादी के द्वारा, 24 घंटे टकटकी लगा के टीवी देखी जाती थी। तो हमारा भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी कोई ऐसी बात न करे। हर पार्टी आज की तारीख में सरकार के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है, तो कोई भी ये वक्तव्य देके अपना, मुझे लगता है कि छोटी सी जो पब्लिसिटी गेन करना चाहता है उसको अभी आप छोड़ दें। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इससे संबंधित और भी जानकारियां, जैसे मैंने सुबह से, हम लोगों ने सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल का प्रचार प्रसार बराबर हम लोग कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल का प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा में करें। हर जो हमारा IBC 24 एक जिम्मेदार चैनल है, IBC 24 एक जिम्मेदार चैनल है, और IBC 24 अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोई भी ऐसी चीज जो बेहद कॉन्फिडेंशियल है उसको सर्कुलेट नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें कहां पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। हम इन तमाम चीजों को समझते हैं और उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए IBC 24 कभी ना तो इस तरह की चीजें करता है, क्योंकि हम एक बेहद ही संवेदनशील है। इसलिए गौरी शंकर जी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है, और पाकिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान की सिर्फ उसके देश में ही नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी भद्द पिट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बार उंगली उठाने के बाद आपने मुझे मौका दिया। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आरपी सिंह जी बहुत ही संजीदा बात की है कि आज राजनीति का समय नहीं है, क्रिमिनल बातें नहीं होनी चाहिए, हम सरकार के साथ में, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग सरकार और सेना के विरोध में जो बात किए हैं उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, चाहे वो कितना बड़ा भी आपकी पार्टी का नेता हो, वो देश से बड़ा नहीं हो सकता है। अजय राय जी ने जिस प्रकार से देश के सम्मान को नीचे दिखाने का प्रयास किया, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। चरणजीत चन्नी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कहा था
ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कौवा वार स्ट्राइक है। भारत पाकिस्तान में लड़ाई होगा तो भारत की हार होगी। देखिए फिर लेकिन गौरी शंकर जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक सेकंड गौरी शंकर जी, आप उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपने संकेत कर दिया, पर्याप्त है। आप डिरेल ना करें इस डिबेट को, आप डिरेल ना करें। मेरा समय मुझे बोलने दीजिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपसे, ये समय नहीं है। आप 20 दिन के बाद आप अपनी बात को अच्छे से रखिएगा। अभी सिर्फ एक ही बात की प्रायोरिटी इस देश में है कि हमें आज सरकार और सेना के साथ खड़ा होना है। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देगा जिससे किसी प्रकार का डिवाइड हो। नहीं गौरी शंकर जी, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है ये सही समय नहीं है जब ये सब चीजों को हमें सार्वजनिक पटल पर लाना चाहिए। सही समय है, मेरा साहब कहना थोड़ा सुन लीजिए पहले। जब आपकी सैद्धांतिक बात हमने कह दी कि आज पूरा देश, नहीं, मैंने किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। मेरा साफ कहना है कि जिन लोगों ने सेना के शौर्य पराक्रम को चुनौती दी है उन पर भी कार्रवाई आपकी पार्टी को सुनिश्चित करनी चाहिए, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत ही अजीब बात है आज कि आप सेना के साथ खड़े देश का, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैंने कहा, मैंने उसका स्वागत किया, मैं स्वागत करता हूँ, कहा आपके जज्बात की भी मैं स्वागत करता हूँ। जिस फील्ड से उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे समय में ऐसे देश को नीचा दिखाने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय, अभी आप खत्म कर दीजिए आप बात। अभी आप सिर्फ सेना का गौरी शंकर जी, हमारा गौरी शंकर जी, लेकिन आज तो पूरा देश, पूरा विपक्ष साथ है। आज तो पूरा देश, अब तो आपने शायद सुना नहीं, मैंने तो जो जब स्टार्टिंग हुई थी, मेरा तो सवाल ही आरपीजी से यही था कि अब तो आपको सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा सवाल ही आरपीजी से यही था। आरपीजी, आप जैसे नेताओं को पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए और इस प्रकार के नेताओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए। मैं इस बात का भी मांग करता हूँ। आज चैनल में बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा चैनल बोल रहा हूँ मैं। आप जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए और जो लोग ऐसे तो बदनाम करते हैं, उनके वीडियो पाकिस्तान में वायरल होते हैं, ऐसे लोगों में कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। आपको भी सैल्यूट है सर, आपकी देशभक्ति को भी। बिल्कुल, वाकई में तो मैं इस वक्त अपने दर्शकों के साथ में खासकर पाकिस्तान और मसूद अजहर, इसके साथ ही पाकिस्तान के जो जनरल हैं असीम, उनको भी ये कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और हो सके तो सेव कर लीजिए और बार बार देखिए, क्योंकि जो हाल ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को किया है, वहां पे अब पाकिस्तान की आवाम बार बार जाकर वीडियो बना के अपलोड कर रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी, आतंकी मसूद से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, यहां पे आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भांजा भांजी मारे गए हैं और जिस जगह पे वो आतंकी ट्रेनिंग दिया जाता था वो भी पूरी तरह से खत्म है। भाई हुज़ैफा को भी मार गिराया है। एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के कम से कम 14 करीबी हैं जो मार गिराए हैं। तो देखिए मौलाना मसूद अजहर, ध्यान से इस वीडियो को देखो, सुनो और जान लो कि तुमने जो आतंक की फैक्ट्री को वहां पे पाला था, पाला पोसा बड़ा किया, और जिन आतंकियों को, फिदायनी हमलावरों को जिनको तुमने तैयार किया, उसका हाल इस ऑपरेशन सिंदूर ने आखिर क्या किया है। अब वो जगह जिस जगह तुम्हारे ये तमाम रिश्तेदार, तुम्हारे जान पहचान के लोग खत्म हुए हैं, अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील हो गया है और वहां पे अब पाकिस्तान की ही आवाम जा रही है, पहुंच रही है, वीडियो बना रही है और भारत के लिए रिपोर्टिंग भी कर रही है। रुद्र जी, जिस तरह से ये जो ऐतिहासिक दिन आज का है, वाकई में ये मतलब मुझे लगता है इसके तो अब नोट्स बनाए जाएंगे आने वाले समय के लिए कि जब कोई अटैक करना होगा तो इन नोट्स से ही उसकी ब्रीफिंग ली जाएगी। जी निश्चित रूप से, जैसा आपने मसूद अजहर का नाम लिया, यह नाम हिंदुस्तान में, भारत में जितनी तरह की कई आतंकी घटनाएं होती थीं तब यह नाम अक्सर सुर्खियों में रहता था और ये लोगों की अपेक्षा थी कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब ये हमला सीधे उसके ऊपर हो, या तो वो हम उसे किसी भी तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए जिससे सबक मिले। आज भारतीय सेना ने बहुत ही शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ वो कार्रवाई कर दिखाई है जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद इस देश के लोगों की थी। खासकर जैसा नाम इस अभियान का दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, जिस आतंकी घटना ने अभी हाल ही में
कई ऐसे लोगों के मांग का सिंदूर पोंछ दिया जो अभी हाल में 89 से रुद्र जी 89 से पाकिस्तान इसी नापाक हरकत को अंजाम देता आ रहा था। न जाने 89 से उसने कितने सिंदूरों को उजाड़ दिया। इसी बीच बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, पीएम मोदी ने सेना के ऑपरेशन की जमकर सराहना की है। तो ये देखिए, ये ऐतिहासिक पहले कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की पीएम मोदी ने जानकारी दी है। तो पीएम मोदी ने सेना के ऑपरेशन की यहां पे सराहना की है और ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का पहला बयान भी निकल के सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के लिए आज का यह पल गर्व का पल है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का पहला बयान इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मंत्रियों ने सफल ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। देश के लिए आज का दिन गर्व का पल है। पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा है और लगातार वो मतलब जब से पहलगाम का अटैक हुआ तो उसके बाद वो अपनी विदेश यात्रा को यहाँ पे बीच में ही स्थगित करके देश वापस लौटे थे। उसके बाद से ही लगातार इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिशें के लिए तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि बड़े काम बड़ी तैयारी के साथ किए जाते हैं। देश के लिए आज एक गर्व का पल है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का यह पहला और बहुत बड़ा बयान है और देश के लिए गर्व का पल उन्होंने बताया है। गौरी शंकर जी, देश के लिए गर्व का पल है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो हमने बीजापुर में भी बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यानी कि अब जब यहां पे भी बीजापुर में जब नक्सलियों की गिनती शुरू होगी तो वो भी खत्म नहीं होगी, और जब पाकिस्तान में इस वक्त गिनती शुरू हुई होगी तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर यह आंकड़ा कहां खत्म होगा। जी गौरी शंकर जी, वो गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 1100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में नहीं मिली थी। इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय जी की अगुवाई में लड़ रही है और देश की सबसे बड़े सम्मान की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। ये वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है, सेना के सम्मान का दिन है। ये लड़ाई देश को समर्पित है। ये लड़ाई उन माताओं को समर्पित है जिन्होंने अपने मांग का सिंदूर खोया है। ये लड़ाई उन बहनों को समर्पित है जिनकी आंख के सामने उनके पतियों को गोली मारा गया, निहत्थे लोगों को मारा गया। आज कहीं न कहीं उनके कलेजे को ठंडक पहुंच रही होगी। ये सेना के शौर्य को समर्पित है। बिल्कुल, न केवल उनके कलेजे को बल्कि देश के हर एक नागरिक के कलेजे को आज ठंडक पहुंची। बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी चर्चा में शामिल होने के लिए। रुद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह जी बहुत शुक्रिया। तो टारगेट जिस तरह से लॉक किया गया और लॉक करने के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसका रिजल्ट यह है कि पाकिस्तान की कई नस्लें इसी तरह से तिलमिलाती रहेंगी।